हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउट एयर पढ़ा था, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी और हमने देखा था मॉनसून विंड्स क्या होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट थंडरस्टॉर्म्स, यानी स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स ये होते क्या है। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये चीज़ आपने बहुत बार कॉमनली ऑब्जर्व भी करी होगी। पर ये पूरा जो थंडरस्टॉर्म का फिनोमेना है कि ये होता कैसे है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ लैंड की, तो एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो वार्म होती है, तो वो राइज करती है। अब जैसे ही एयर वहाँ से राइज कर गई तो वहाँ क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। अब ये जो एयर राइज करी है ऊपर जाकर, ये क्या करेगी? ये एयर राइज करने के बाद अगर ये एयर पानी भी कैरी कर रही है तो क्या होगा? वो वाटर कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के एरिया का टेम्परेचर तो लो होगा, ऊपर एट हायर एल्टीट्यूड टेम्परेचर तो कम होगा, तो ये एयर कंडेंस हो जाएगी। और कंडेंस होने की वजह से क्या होगा? उसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से हीट या एनर्जी रिलीज होगी। तो कंडेंसेशन से जो आपके पास बनेंगे वो तो होंगे क्लाउड्स, और उसके बाद ये क्लाउड्स जो है ये वार्म क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से एयर हीट रिलीज होती है और ये क्लाउड्स वार्म होंगे। इसकी की वजह से जो एयर कॉलम का जो प्रेशर है वो फिर से कम हो जाएगा, तो विंड्स, तो आपके क्लाउड्स क्या करेंगे? राइज करेंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा? एक टाइम के बाद होगा प्रेसिपिटेशन, यानी कि क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे, इट विल रेन। एंड जब ये रेन अकम्पनीड हो बाय विंड्स एंड हाई स्पीड विंड्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म या स्टॉर्म। तो आइए एक और बार रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली में थंडरस्टॉर्म कैसे अराइज करते हैं। सबसे पहले एयर जो होती है लैंड के, वो हीट हो जाती है। हीट होने की वजह से हमें पता है हॉट एयर बिकम्स लाइटर, इट राइजेस, और राइज करने की वजह से जो राइजिंग एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। और अगर ये एयर मॉइस्चर यानी पानी अपने साथ कैरी कर रही है तो वो क्या करेगा? कंडेंस करेगा। जब वो ऊपर यानी कोल्डर रीजन्स में जाएगा और क्या बना लेगा? क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स जो है जब बने तो कंडेंसेशन से बने, और कंडेंसेशन से जब ये क्लाउड्स बने तो आसपास रिलीज हुई हीट, जिसकी वजह से ये वार्म होकर फिर और ज़्यादा राइज किए, और राइज करने के बाद एक पॉइंट पे क्या हुआ? जब ये हैवी हो गए तो इट स्टार्टेड रेनिंग। सो दिस लीड्स टू अ थंडरस्टॉर्म। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, प्रेशर क्यों कम होता है नीचे, क्योंकि वार्म एयर राइज कर जाती है। तो अब एयर राइज कर गई तो प्रेशर क्या हो गया? कम। और ऊपर जाते जाते क्या होता है? ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो है आपका कोल्डर पार्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है? ये जो वार्म एयर है ये कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस, अगर ये मॉइस्चर अपने साथ कैरी कर रहा है तो वो मॉइस्चर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन क्या होगा? आपका हीट रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्लाउड्स और ऊपर राइज करेंगे, तभी क्लाउड्स जो है ऊपर होते हैं, ना कि नीचे, दे आर अपवर्ड्स। और जब ये हैवी हो जाएंगे इट विल रेन और प्रेसिपिटेट। सो अगेन आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। जो एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम है वो कूल हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा? द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स, और प्रेशर क्या हो जाएगा? अब हाई। तो प्रेशर हाई होगा तो एयर किस तरफ मूव करेगी? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है? जो वार्म एयर है। और डाउनवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है? जो कोल्ड एयर है। तो क्लाउड्स से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से टेम्परेचर लो हो गया, एयर कूल हो गई, प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है वार्म एयर का प्रेशर तो क्या होता है? वार्म एयर की वजह से जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो कूल एयर की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रेशर हाई हुआ तो कोल्ड एयर कहाँ फ्लो करेगी? डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रेशर हाई है तो वो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ही तो क्या आता है? थंडरस्टॉर्म। तो अपवर्ड तो एयर मूव करती है बिकॉज वो वार्म होती है, बट जब वो कोल्ड एयर डाउनवर्ड मूव हो अलोंग विद द रेन्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि अपवर्ड मूवमेंट
of hot air and downward movement of cold air leads to stormy winds accompanied by heavy rain, lightning and thunder. So this is a very important point जो हमें पता होना चाहिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है, तो जो एक्चुअली में रेन्स के साथ जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड विंड्स होता है उसी को हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. सो आई होप थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं आपको क्लियर है. अब हम आएंगे साइक्लोन की तरफ. तो साइक्लोन आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि साइक्लोन क्या होता है. बेसिकली साइक्लोन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसके ऊपर डेवलप होता है साइक्लोन. साइक्लोन इज ऑलवेज डेवलप्ड ओवर द सी. तो ये चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी है कि साइक्लोन सी के ऊपर डेवलप होता है. अब साइक्लोन होता क्या है, ऐसे ऐसे गोल जो है मूवमेंट होती है पानी की. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन. और ये जो एरिया है ये लो प्रेशर का एरिया है. क्यों लो प्रेशर, क्योंकि क्या होगा इन द डे टाइम द एयर will become light, it will rise and when it rises तो क्या create होगा, लो प्रेशर वाला सेंट्रल रीजन, और इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो लो प्रेशर सेंट्रल रीजन होता है उसी को हम स्टॉर्म सेंटर या आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं. और आसपास क्या चल रही होती है, हाई स्पीड विंड्स. उसके अलावा साइक्लोन्स कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल सीज में होते हैं. तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिकल सीज में जो है वार्म्स एरिया होता है इसलिए लो प्रेशर होता है, और कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह पर आ जाती है एंड देयरफॉर इट फोर्सेस अप मोर ऑफ द हॉट एयर. सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ साइक्लोन कम्स कि सेंटर वाला तो लो प्रेशर रीजन है और उस लो प्रेशर रीजन पे जो है कोल्ड एयर आकर उसको क्या करती है, सराउंड करती है, स्वर्ल करती है उसके आसपास, और जो क्रिएट होता है दैट इज अ साइक्लोन. तभी आपको कुछ स्फेरिकल सा दिखता है जब भी आप साइक्लोन के बारे में सोचते हैं. सो अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये साइक्लोन जो है क्या करता है, अगर ये इतनी हाई एनर्जी जो विंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन एक्चुअली में कैसे अराइज करता है, कौन सा पार्ट आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है. आई होप इट इज क्लियर. सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ drags the air current around the low pressure region और winds swirl around the center. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब साइक्लोन्स के दो अलग अलग नाम होते हैं दो अलग अलग एरियाज में. हरिकेन्स इज द नेम given to the cyclones in western Atlantic and eastern Pacific and typhoon is the name given to western Pacific. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हरिकेन्स और टाइफून्स और कुछ नहीं है बट अलग अलग जो नाम है साइक्लोन्स के ही, ये दो अलग अलग नाम है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हरिकेन बेस बिल्कुल साइक्लोन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, स्वर्लिंग विंड्स है और बीच में आई है. तो आई होप दिस इज क्लियर. टॉर्नेडोज. तो टॉर्नेडो वर्ड से मुझे बस एक ही चीज याद करनी है दैट इज फनल. हम सब जानते हैं फनल की शेप कैसी होती है. सो हमें टॉर्नेडो वर्ड से बस किस चीज़ की याद आनी चाहिए, फनल. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल किस शेप का है ये टॉर्नेडो, फनल की शेप का. तो आपको कुछ याद नहीं करना है टॉर्नेडो के लिए, बस क्या वर्ड याद करना है, फनल. और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना डार्क है. तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इट इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. सो व्हाट इज अ टॉर्नेडो, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड. और ये बिल्कुल इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि वो क्लाउड जो अर्थ के बहुत ही पास आ गया है, सॉरी स्काई से लैंड के बहुत ही पास आ गया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो. और टॉर्नेडो की स्पीड बहुत हाई होती है और साइक्लोन्स जो है उसके साइक्लोन्स अगर हैं तो उनमें बहुत सारे टॉर्नेडोज विद इन फॉर्म हो सकते हैं. यानी एक साइक्लोन इज अकम्पनीड बाय मेनी टॉर्नेडोज. तो एक साइक्लोन के साथ साथ ही टॉर्नेडो भी आ सकता है. तो आई होप टॉर्नेडो का डेफिनेशन अब आप बोल पाएंगे, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड.
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइक्लोन आने वाला होता है तो क्या होता है, बहुत सारी वार्निंग्स आ जाती हैं कि जो है साइक्लोन के आने की पॉसिबिलिटी है, विंड्स जो है कोस्टल एरिया से हाई स्पीड विंड्स जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। तो हमें पता है कि बहुत जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग होता है, वो हमें जानकारी देता रहता है, वो जो है हमें बताता रहता है, चौकन्ना करते रहता है कि कोई स्टॉर्म या कोई विंड्स जो है, कोई साइक्लोन है, उसके आने के चांसेस हैं। तो हमारे को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो हमें सारे इमरजेंसी नंबर्स हमारे पास होने चाहिए एकदम हमारे पास में, ताकि हम किसी को भी डायल कर सकें। सेकेंड चीज़, हमारे पास फूड पैकेट्स तैयार होने चाहिए जिनके साथ हम जा सकें, और अगर हमें कहीं रीलोकेट करना हो तो ये इस तरीके से साइक्लोन वार्निंग करके आपको जो है आपने देखा होगा ज़रूर कभी ना कभी। तो दैट इज़ बिकॉज वेदर डिपार्टमेंट जो है फोरकास्ट ऑलरेडी कर देता है कि साइक्लोन की वार्निंग है, और आपको कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो आप तक पहुंच ही जाता है, और क्या किया जा सकता है, शेल्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और लोगों को सेफ़ प्लेसेस पे मूव किया जा सकता है। जहाँ जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ से लोगों को सेफ प्लेसेस पे मूव किया जा सकता है विद फूड, with all their necessities which they require to survive in a new area. So these are the safety measures which can be taken. So other action on the part of people. अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो रेडियो, टीवी इन सबको देखते रहना चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ ऐसा हो हमारे रीजन में तो हमें ये पता चल सके। और सबसे ज़्यादा चांसेस साइक्लोन्स के आने के होते हैं इन द कोस्टल रीजन्स। सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। हमें हमारे गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सबको सेफ जगह पर लेकर जाना है। उसके बाद हमें ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए उस रोड्स पे जहाँ पर कि साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हो। उसके बाद हमें फ़ोन नंबर्स रेडी रखने चाहिए। ये सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी साइक्लोन प्रोन एरिया में ऐसे पूरी की पूरी जो टीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हेल्प करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को रिलोकेट कराने के लिए आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज पीपल आर कैरिंग their food and their necessities with themselves when they are moving out of the cyclone prone area. जैसे कि वार्निंग मिली तो they are moving out. So ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं टू relocate. उसके अलावा आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको कोऑपरेट करना है, अपने नेबर्स को भी हेल्प करना है। आपको कोई भी वायर्स वगैरह और स्विचेस को टच नहीं करना है वेट हैंड से। उसके अलावा आपको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना है। अपने आप को सेव करने के बाद आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप फूड पैकेट्स प्रिपेयर करके लेकर जाएं काफ़ी सारे, तो दैट विल बी हेल्पफुल when you relocate. So these are some important things which you can do in emergency. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं, कौन सा नहीं। अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर है, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट। तो इस तरीके से कुछ सेफ्टी मेजर्स की मदद से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और इन प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं। उसके अलावा हमें पता है गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है कि पहले से ही वेदर फोरकास्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो हम उसके हिसाब से एक दिन पहले से अगर हमें पता है तो हम वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और अपने आप को जो है सारे उन चीज़ों से इक्विप कर सकते हैं जो हमें मदद करेगी किसी एक जगह से दूसरी जगह सेफली मूव करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि साइक्लोन जो है उससे वो जो है लोग जो उस एरिया में रहते हैं, कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें होता है और उन्हें क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और जो है क्या उनको मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, फ़ोन कॉल्स, फ़ोन नंबर्स, ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से उन्हें टैकल करना चाहिए ताकि वो सेफली जो है एक जगह से दूसरी सेफ़र जगह पर मूव कर पाएँ। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स।
आज हम पढ़ेंगे अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपने कभी भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब तेज़ हवा चलती है तो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं वो हिलते हैं अपनी जगह से। अगर सपोज़ ऐसे हो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा मोटे ना हो, कुछ एक फ्लेक्स टाइप का मटेरियल हो, तो वो इस तरीके से फ्लाई करता है एयर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही होती है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और हवा मेरे अगेंस्ट चल रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रही हूँ और हवा यहाँ से आ रही है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये चीज़ तो हमें पता है, हमने प्रैक्टिकली ये देखी हुई है। बट एक हम एक्टिविटी भी देखेंगे जो कि हमें ये बताएगी। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक कैन लिया है जिसमें कि मैंने वाटर फिल किया है और मैं उसे नीचे से हीट कर रही हूँ। हीट करने से क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर जो है यहाँ से एस्केप कर जाएंगी। पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको बंद कर दे रही हूँ। इसको बंद करने के बाद मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला। अब क्या होगा, वेपर्स जो यहाँ थी वो कंडेंस हो जाएंगी, क्योंकि वाटर वेपर ऑन कूलिंग विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो वाटर वेपर्स कूल हो जाएंगी। एकदम से जो प्रेशर है जो वाटर वेपर की वजह से था वो एकदम से कम हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो ये जो कैन है ये एकदम से श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो क्या ये चीज़ ये प्रूफ कर रही है कि वाटर वेपर जो था वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था और जैसे ही वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हुआ, ये कैन क्या हो गई, श्रिंक हो गई, क्योंकि प्रेशर अब कम हो गया। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से हमने यही पढ़ा है कि जब वाटर को आप पोर करते हैं कैन में तो वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और इसीलिए जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या एयर जो है वो कम हो गई, जिसकी की वजह से प्रेशर कम हुआ और इसीलिए कैन क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई और उसका क्या कंक्लूजन है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये शो करते हैं दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अगर आप बोट चला रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आप चप्पू चला रहे हैं, अगर एयर का फ्लो होने का डायरेक्शन भी सेम है तो आपको लगेगा कि आपको कम एफर्ट लगाना पड़ा है चप्पू चलाने में। बट अगर ऑपोजिट हो एयर का डायरेक्शन तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अगेन बाइसिकल के लिए भी हमें सेम चीज़ पता है, हमने अभी पढ़ा। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो आपके टायर, बाइसिकल के टायर होता है उसमें अपन हवा क्यों फिल करते हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर साइकिल पंचर होती है तो उसका जो एयर उसके अंदर यानी नहीं है, क्योंकि एयर तो वहाँ से निकल गई तभी तो वो पंचर है। तो अगर हम उसमें एयर भरते हैं तो क्या होता है, जो वो पंचर टायर है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है और उसमें एयर फिल हो जाती है बहुत सारी। तो अगेन दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और मानिए कि अगर मैं हवा भरती ही जाऊँ टायर में, तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा मैंने पंप इन कर दिया है, तो द टायर विल बर्स्ट। सो इसीलिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे कि हम चेक करते हैं कि कितनी हवा जा रही है, उससे ज़्यादा चली गई तो टायर माइट बर्स्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि बोट का जो स्पीड है वो तब इंक्रीज होगा जब एयर का फ्लो का डायरेक्शन वही हो जो जिस डायरेक्शन में बोट सेल हो रही है, क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure। तो सबसे पहले तो हमें ये तो चीज़ हो गई जो मैंने आपको बता दी कि हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced air pressure। इसको करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी बता सकती हूँ। क्या करना है, अपने को एक जो है
जिस तरीके से हम पेपर का कोन बनाते हैं हमें वो बनाना है। इस तरीके से मैंने पेपर का कोन बनाया, या फिर मैं चाहूँ तो कोई बॉटल भी ले सकती हूँ। मैंने बॉटल ली और बॉटल के स्टार्टिंग वाले पार्ट पे मैंने एक जो है पेपर की बनी हुई एक बॉल रख दी, छोटी सी पेपर को ऐसे फाड़ा और ऐसे ऐसे गोल किया और वहाँ पे रख दिया। अब जब मैं यहाँ पर बॉटल में ऐसे कर कर फूंक मारूंगी तो क्या होगा, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो हमने क्या पढ़ा है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जोर से मैंने फूका तो हाई स्पीड हो गई, जो एयर है उसकी मूवमेंट की स्पीड हाई हो गई। अब वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर जो बॉटल के अंदर है एयर का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस प्रेशर की वजह से वो जो पेपर बॉल है वो आगे मूव कर जाएगी, बॉटल के अंदर चली जाएगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पार्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने ज़ोर से अगर फूका तो स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा एयर का, कम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो। इसकी एप्लीकेशन हम अभी के अभी देखेंगे मॉनसून विंड्स के एग्जाम्पल में। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। बिल्कुल सही बात है, जितना डिफरेंस होगा दो जगह में प्रेशर का उतना ही जल्दी एयर जाएगी। बट ये मैं कैसे प्रूव करूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, इसी वीडियो में आगे। तो यही एक्टिविटी हमने ऑलरेडी जो एक कर चुकी है, उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो अगर मैं बात करूँ कि ये मैं कैसे प्रूफ करूँगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक बॉटल ली है, उसमें मैंने जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर वो बॉटल को मैंने इंसर्ट किया है, और उस बॉटल के जब मैंने आग जला दी तो उस बॉटल के जो कांटेक्ट में वाटर है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, वो इस बॉटल को गर्म करेगा, और बॉटल के अंदर जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। अब जैसे ही ये ऊपर ये एयर जो है ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और हॉट एयर राइज करेगी। हमने पढ़ा है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। तो ये हॉट एयर राइज करेगी, एक्सपैंड करेगी। क्योंकि ये एक्सपैंड करिए तो इसके ऊपर जो मैंने बलून लगाया है उस पर तो क्या होगा, हवा भर जाएगी, वो इन्फ्लेट हो जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना रखूँ, नॉर्मल वाटर रखूँ, तो बलून की नॉर्मल शेप आ रही है, यहाँ पर बलून यहाँ पर इन्फ्लेटेड नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर आइस डाल देती तो क्या होता, क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं यहाँ आइस डाल देती तो ये बलून जो है वो थोड़ा सा और श्रिंक हो जाता। बिकॉज अगर मैं बात करूँ बिहेवियर ऑपोजिट होगा, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो यहाँ अगर आइस रखी जाएगी तो एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, जिसकी वजह से बलून जो है थोड़ा सा इनवर्ड्स जो है आपको बेंड होता हुआ दिखेगा, रादर देन आउटवर्ड्स इन्फ्लेट होता हुआ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग इस एक्टिविटी के थ्रू। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर है, और इस एक्टिविटी को आप बॉइलिंग ट्यूब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल बॉटल्स ली है। अब एक एक्टिविटी हम करेंगे टू शो दैट वार्म एयर राइजेज अप। जैसे कि हमने पढ़ा था लैंड और सी ब्रीज में, तो मैंने यहाँ पर एक बैलेंस लिया है जिसपे मैंने कि दो इक्वल मास के मैंने सैक्स टांग दिए हैं। तो बोरी मैंने यहाँ पर दो इक्वल मास की टांग दी है, तो ये बैलेंस एकदम नॉर्मल रहेगा क्योंकि अभी वेट दोनों तरफ इक्वल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड से हीट करना शुरू कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट सैक को, बोरी को नहीं हीट कर रही हूँ, बट थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ। बट मैंने बर्निंग कैंडल लगा दी। अब आसपास क्या है कैंडल के, एयर, और एयर क्या करेगी, एयर एक्सपैंड करेगी हीट होने पे और लाइट हो जाएगी, और लाइट एयर क्या करती है, इट राइजेस। तो यहाँ पर ये राइज करेगी एयर, तो क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगी इसकी तरफ, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये नीचे आएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा आपका वेइंग बैलेंस।
तो this itself shows that the warmer air is lighter and so it rises up. तो warm air क्या करती है? It rises up. तो यही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है that warm air rises up, और अगर वो राइज करेगी तो वो क्या करेगी? इस बैग को पुश करेगी, ये वाला बैग नीचे आ जाएगा. So why this happens? Because warm air is lighter than the cold air, therefore it rises. Wind currents are generated due to uneven heating of earth. अब देख लेते हैं भाई विंड कैसे फ्लो करती है, किस डायरेक्शन से. तो ये अर्थ की अगर मैं बात करूं, ये है पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये है इक्वेटर. क्या लगता है आपको इक्वेटर पे क्या होता होगा? हीटिंग अप. इक्वेटर तो वो हॉटेस्ट रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी कि इक्वेटर वाले जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर की जो एयर होगी वो वार्म होगी, और वो वार्म एयर क्या करेगी? राइज करेगी, और कोल्ड एयर जो पोल्स से आएगी वो उसकी जगह ले लेगी, क्योंकि वार्म एयर तो राइज करेगी. कोल्ड एयर कहाँ से आएगी? पोल्स से, क्योंकि पोल्स का टेम्परेचर बहुत लो होता है. तो कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स विल कम टू टेक इट्स प्लेस. तो होगा क्या? ये सर्क्यूलेशन हो जाएगा विंड्स का. कैसे? फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. सो ये जो विंड्स का सर्क्यूलेशन सेटअप होगा, अगर वो विंड्स अपने साथ वाटर भी कैरी करे तो उनको हम मॉनसून विंड्स बोलते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन्स. हम सोचते ना हवाएं आ रही हैं इस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन से अब बारिश होगी. दैट इज बिकॉज दीज विंड्स कैरी वाटर एंड दस इट रेन्स. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो इक्वेटर और पोल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वेटर और पोल्स के टेम्परेचर में क्या रिलेशन है. हमें पता है इक्वेटर वाला रीजन सन के पास होता है, तभी वार्म एयर राइज करती है और कूल एयर फ्रॉम द पोल्स मूव्स इन, और साउथ और नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ विंड्स का एक सर्क्यूलेशन होता है. सो दिस विंड सर्क्यूलेशन इज सेट अप. And now we'll talk about uneven heating of land and water. तो अगर हम बात करें समर्स के केस में, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, और इसी ये जो विंड्स का जो सर्क्यूलेशन सेटअप हुआ है, अगर ये अपने साथ वाटर कैरी करेंगे तो इन विंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स. और अगर मैं आपसे बात करूँ, हमने भी समर्स की बात करी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट विंटर्स? विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में फ्लो एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज लैंड गेट्स कूल्ड अप फास्टर. सो इन विंटर्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड. वो कैसे फ्लो करेंगी? फ्रॉम द लैंड टू द ओशन. अभी क्या हो रहा था? फ्रॉम द ओशन टू द लैंड. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और ये कॉन्सेप्ट सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से ही रिलेटेड है. सो जब ये ब्रीजेस अपने साथ वाटर कैरी करेंगी तो मॉनसून विंड्स कहलाएंगी. तो आई होप मॉनसून जब आता है तो उसके साथ कौन सी विंड एसोसिएट होती है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा. So in our next video we'll be studying further about some important topics like cyclones, thunderstorms, etc. Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउट एयर पढ़ा था, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, और हमने देखा था मॉनसून विंड्स क्या होती हैं. और आज हम पढ़ेंगे अबाउट थंडरस्टॉर्म्स. यानी स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स ये होते क्या है. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये चीज़ आपने बहुत बार कॉमनली ऑब्जर्व भी करी होगी. पर ये पूरा जो थंडरस्टॉर्म का फिनोमेना है कि ये होता कैसे है, ये हम आज पढ़ेंगे. तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ लैंड की, तो एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो वार्म होती है, तो वो राइज करती है. अब जैसे ही एयर वहाँ से राइज कर गई तो वहाँ क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर.
क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। अब ये जो एयर राइज करी है ऊपर जाकर, ये क्या करेगी, ये एयर राइज करने के बाद अगर ये एयर पानी भी कैरी कर रही है तो क्या होगा, वो वाटर कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के एरिया का टेम्परेचर तो लो होगा, ऊपर एट हायर एल्टीट्यूड टेम्परेचर तो कम होगा, तो ये एयर कंडेंस हो जाएगी। और कंडेंस होने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से हीट या एनर्जी रिलीज होगी। तो कंडेंसेशन से जो आपके पास बनेंगे वो तो होंगे क्लाउड्स, और उसके बाद ये क्लाउड्स जो है ये वार्म क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से एयर हीट रिलीज होती है, और ये क्लाउड्स वार्म होंगे, इसकी की वजह से जो एयर कॉलम का जो प्रेशर है वो फिर से कम हो जाएगा, तो विंड्स तो आपके क्लाउड्स क्या करेंगे, राइज करेंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद होगा प्रेसिपिटेशन, यानी कि क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे, इट विल रेन। एंड जब ये रेन अकम्पनीड हो बाय विंड्स एंड हाई स्पीड विंड्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म या स्टॉर्म। तो आइए एक और बार रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली में थंडर स्टॉर्म कैसे अराइज करते हैं। सबसे पहले एयर जो होती है लैंड के वो हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से हमें पता है हॉट एयर बिकम्स लाइटर, इट राइजेस, और राइज करने की वजह से जो राइजिंग एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और अगर ये एयर मॉइस्चर यानी पानी अपने साथ कैरी कर रही है तो वो क्या करेगा, कंडेंस करेगा, जब वो ऊपर यानी कोल्डर रीजन्स में जाएगा और क्या बना लेगा, क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स जो है जब बने तो कंडेंसेशन से बने, और कंडेंसेशन से जब ये क्लाउड्स बने तो आसपास रिलीज हुई हीट, जिसकी वजह से ये वार्म होकर फिर और ज़्यादा राइज किए, और राइज करने के बाद एक पॉइंट पे क्या हुआ, जब ये हैवी हो गए तो इट स्टार्टेड रेनिंग। सो दिस लीड्स टू अ थंडरस्टॉर्म। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, प्रेशर क्यों कम होता है नीचे, क्योंकि वार्म एयर राइज कर जाती है, तो अब एयर राइज कर गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम। और ऊपर जाते जाते क्या होता है, ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो है आपका कोल्डर पार्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो वार्म एयर है ये कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस अगर ये मॉइस्चर अपने साथ कैरी कर रहा है तो वो मॉइस्चर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन क्या होगा, आपका हीट रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्लाउड्स और ऊपर राइज करेंगे, तभी क्लाउड जो है ऊपर होते हैं, ना कि नीचे, दे आर अपवर्ड्स। और जब ये हैवी हो जाएंगे इट विल रेन और प्रेसिपिटेट। सो अगेन आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। जो एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम है वो कूल हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स, और प्रेशर क्या हो जाएगा अब, हाई। तो प्रेशर हाई होगा तो एयर किस तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है, जो वार्म एयर है, और डाउनवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है, जो कोल्ड एयर है। तो क्लाउड्स से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से टेम्परेचर लो हो गया, एयर कूल हो गई, प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है वार्म एयर का प्रेशर तो क्या होता है, वार्म एयर की वजह से जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो कूल एयर की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर हाई हुआ तो कोल्ड एयर कहाँ फ्लो करेगी, डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रेशर हाई है तो वो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ही तो क्या आता है, थंडरस्टॉर्म। तो अपवर्ड तो एयर मूव करती है बिकॉज वो वार्म होती है, बट जब वो कोल्ड एयर डाउनवर्ड मूव हो अलोंग विद द रेन्स तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि अपवर्ड मूवमेंट of hot air and downward movement of cold air leads to stormy winds accompanied by heavy rain, lightning and thunder. So this is a very important point जो हमें पता होना चाहिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है, तो जो एक्चुअली में रेन्स के साथ जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड विंड्स होता है उसी को हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। सो आई होप थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं आपको क्लियर है। अब हम आएंगे साइक्लोन की तरफ। तो साइक्लोन आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि साइक्लोन क्या होता है। बेसिकली साइक्लोन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसके ऊपर डेवलप होता है साइक्लोन। साइक्लोन इज ऑलवेज डेवलप्ड ओवर द सी।
तो ये चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी है कि साइक्लोन सी के ऊपर डेवलप होता है। अब साइक्लोन होता क्या है, ऐसे ऐसे गोल जो है मूवमेंट होती है पानी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। और ये जो एरिया है ये लो प्रेशर का एरिया है। क्यों लो प्रेशर, क्योंकि क्या होगा, इन द डे टाइम द एयर विल बिकम लाइट, इट विल राइज, एंड व्हेन इट राइजेस तो क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर वाला सेंट्रल रीजन, और इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो लो प्रेशर सेंटर रीजन होता है उसी को हम स्टॉर्म सेंटर या आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। और आसपास क्या चल रही होती है, हाई स्पीड विंड्स। उसके अलावा साइक्लोन्स कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल सीज में होते हैं। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिकल सीज में जो है वार्म्स एरिया होता है इसलिए लो प्रेशर होता है, और कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह पर आ जाती है एंड देयरफॉर इट फोर्सेस अप मोर ऑफ द हॉट एयर। सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ साइक्लोन कम्स, कि सेंटर वाला तो लो प्रेशर रीजन है और उस लो प्रेशर रीजन पे जो है कोल्ड एयर आकर उसको क्या करती है, सराउंड करती है, स्वर्ल करती है उसके आसपास, और जो क्रिएट होता है दैट इज अ साइक्लोन। तभी आपको कुछ स्फेरिकल सा दिखता है जब भी आप साइक्लोन के बारे में सोचते हैं। सो अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये साइक्लोन जो है क्या करता है, अगर ये इतनी हाई एनर्जी जो विंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन एक्चुअली में कैसे अराइज करता है, कौन सा पार्ट आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। So the rotation of the earth drags the air current around the low pressure region और winds swirl around the center, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब साइक्लोन्स के दो अलग अलग नाम होते हैं दो अलग अलग एरियाज में। हरिकेन्स इज द नेम given to the cyclones in western Atlantic and eastern Pacific, and typhoon is the name given to western Pacific. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हरिकेन्स और टाइफून्स और कुछ नहीं है, बट अलग अलग जो नाम है साइक्लोन्स के ही ये दो अलग अलग नाम है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हरिकेन बेस बिल्कुल साइक्लोन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, स्वर्लिंग विंड्स है और बीच में आई है। तो आई होप दिस इज क्लियर। टॉर्नेडोज, तो टॉर्नेडो वर्ड से मुझे बस एक ही चीज याद करनी है, दैट इज फनल। हम सब जानते हैं फनल की शेप कैसी होती है। सो हमें टॉर्नेडो वर्ड से बस किस चीज़ की याद आनी चाहिए, फनल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल किस शेप का है ये टॉर्नेडो, फनल की शेप का। तो आपको कुछ याद नहीं करना है टॉर्नेडो के लिए, बस क्या वर्ड याद करना है, फनल। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना डार्क है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इट इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड that reaches from the sky to the ground. So what is a tornado? Dark funnel shaped cloud. और ये बिल्कुल इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि वो क्लाउड जो अर्थ के बहुत ही पास आ गया है, सॉरी स्काई से लैंड के बहुत ही पास आ गया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो की स्पीड बहुत हाई होती है और साइक्लोन्स जो है उसके साइक्लोन्स अगर हैं तो उनमें बहुत सारे टॉर्नेडोज विद इन फॉर्म हो सकते हैं, यानी एक साइक्लोन इज अकम्पनीड बाय मेनी टॉर्नेडोज। तो एक साइक्लोन के साथ साथ ही टॉर्नेडो भी आ सकता है। तो आई होप टॉर्नेडो का डेफिनेशन अब आप बोल पाएंगे, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइक्लोन आने वाला होता है तो क्या होता है, बहुत सारी वार्निंग्स आ जाती हैं कि जो है साइक्लोन के आने की पॉसिबिलिटी है, विंड्स जो है कोस्टल एरिया से हाई स्पीड विंड्स जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। तो हमें पता है कि बहुत जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग होता है, वो हमें जानकारी देता रहता है, वो जो है हमें बताता रहता है, चौकन्ना करते रहता है कि कोई स्टॉर्म या कोई विंड्स जो है, कोई साइक्लोन है उसके आने के चांसेस है। तो
हमारे को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो हमें सारे इमरजेंसी नंबर्स हमारे पास होने चाहिए एकदम हमारे पास में, ताकि हम किसी को भी डायल कर सकें। सेकेंड चीज़, हमारे पास फूड पैकेट्स तैयार होने चाहिए जिनके साथ हम जा सकें, और अगर हमें कहीं रीलोकेट करना हो तो ये इस तरीके से साइक्लोन वार्निंग करके आपको जो है आपने देखा होगा ज़रूर कभी ना कभी। तो दैट इज़ बिकॉज वेदर डिपार्टमेंट जो है फोरकास्ट ऑलरेडी कर देता है कि साइक्लोन की वार्निंग है, और आपको कुछ ना कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो आप तक पहुंच ही जाता है, और क्या किया जा सकता है? शेल्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और लोगों को सेफ प्लेसेस पे मूव किया जा सकता है। जहाँ जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ से लोगों को सेफ प्लेसेस पे मूव किया जा सकता है विद फूड, with all their necessities which they require to survive in a new area. So these are the safety measures which can be taken. So other action on the part of people. अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो रेडियो, टीवी इन सबको देखते रहना चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ ऐसा हो हमारे रीजन में तो हमें ये पता चल सके। और सबसे ज़्यादा चांसेस साइक्लोन्स के आने के होते हैं इन द कोस्टल रीजन्स। सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। हमें हमारे गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सबको सेफ जगह पर लेकर जाना है। उसके बाद हमें ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए उस रोड्स पे जहाँ पर कि साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हो। उसके बाद हमें फ़ोन नंबर्स रेडी रखने चाहिए। ये सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी साइक्लोन प्रोन एरिया में ऐसे पूरी की पूरी जो टीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हेल्प करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को रिलोकेट कराने के लिए आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज पीपल आर कैरिंग their food and their necessities with themselves when they are moving out of the cyclone prone area. जैसे कि वार्निंग मिली तो दे आर मूविंग आउट। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं टू रिलोकेट। उसके अलावा आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको कोऑपरेट करना है, अपने नेबर्स को भी हेल्प करना है। आपको कोई भी वायर्स वगैरह और स्विचेस को टच नहीं करना है वेट हैंड से। उसके अलावा आपको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना है। अपने आप को सेफ करने के बाद आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप फूड पैकेट्स प्रिपेयर करके लेकर जाएं काफ़ी सारे, तो दैट विल बी हेल्पफुल when you relocate. So these are some important things which you can do in emergency. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं, कौन सा नहीं। अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर है, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट। तो इस तरीके से कुछ सेफ्टी मेजर्स की मदद से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और इन प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं। उसके अलावा हमें पता है गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है कि पहले से ही वेदर फोरकास्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो हम उसके हिसाब से एक दिन पहले से अगर हमें पता है तो हम वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और अपने आप को जो है सारे उन चीज़ों से इक्विप कर सकते हैं जो हमें मदद करेगी किसी एक जगह से दूसरी जगह सेफली मूव करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि साइक्लोन जो है उससे वो जो है लोग जो उस एरिया में रहते हैं, कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें होता है और उन्हें क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जो है क्या उनको मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। फूड, ड्रिंकिंग वाटर, फ़ोन कॉल्स, फ़ोन नंबर्स, ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से उन्हें टैकल करना चाहिए ताकि वो सेफली जो है एक जगह से दूसरी सेफ़र जगह पर मूव कर पाएँ। सो दिस completes your chapter. In the next video हम इस चैप्टर के frequently asked questions डिस्कस करेंगे। Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about wind, storm and cyclones. इस चैप्टर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है और आज हम इस चैप्टर के frequently asked questions डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, हमने इस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा है और आप उनको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। विंड इज डैश। तो हम सबको पता है विंड क्या होती है? मूविंग एयर। विंड इज मूविंग एयर।
winds are generated due to dash heating of earth, uneven, क्योंकि हम सबको पता है कि इक्वेटर्स पे बहुत गर्म होता है, बहुत हाई होता है टेम्परेचर, और पोल्स पे बहुत कम होता है, तो विंड्स सेटअप होती है फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, इसीलिए क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, विंड्स. नियर द अर्थ सर्फेस hot air rises up whereas cold air comes down. Air moves from a region of dash pressure to a region of dash pressure. तो हम सबको पता है कि air move करती है from a region of high pressure to a region of low pressure. Next, explain why holes are made in hanging banners and hoardings. तो हम सबको पता है होर्डिंग्स और बैनर्स जो है एयर की वजह से मूव होने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और अगर मैं होल्स कर दूंगी तो एयर उस होल्स के थ्रू पास कर जाएगी, तो एयर पास कर जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो थोड़ा सा कम होगा, और बैनर्स और होर्डिंग्स जो हैं वो गिरेंगे नहीं फास्ट मूविंग विंड्स या फास्ट मूविंग विंड से. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वाई वी क्रिएट होल्स, सो दैट द एयर कैन फ्लो थ्रू देम. हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको इंफॉर्मेशन देंगे वाया कम्युनिकेशन, सो यू विल कम्युनिकेट टू देम, देन यू विल टेक देम टू सम सेफर रीजन्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड near some other areas which are not cyclone prone. तो इनको हम बोलेंगे shelters, जो साइक्लोन के लिए जो शेल्टर्स बनाए गए हम वहाँ पर उन लोगों को ले जाने में मदद करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम उनको ये भी बोलेंगे कि उनके साथ वो फूड पैकेट्स, सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैरी करें, and they should also carry the emergency numbers which can help them in case of any need. What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? तो हम सबको पता है आजकल सैटेलाइट के थ्रू ऑलरेडी 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले ही पता चल जाता है दैट साइक्लोन आने वाला है. तो इस केस में हमें क्या करना है, सारी हमारी डोमेस्टिक नीड्स जैसे कि वाटर, फूड एंड शेल्टर, वाटर एंड फूड हमें अपने साथ कैरी करना, और हमारे एनिमल्स उनको हम छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना और एक सेफ जगह पर मूव करने की प्लानिंग करनी है. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अबाउट द कमिंग ऑफ अ साइक्लोन. और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ सारे इमरजेंसी नंबर्स को भी हम कैरी कर सकते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं जो हमारे काम आएगी जब हमें एक जगह से सेफ जगह पर जो है जाना होगा. सो दीज आर द प्लानिंग्स विच वी कैन डू मच बिफोर द साइक्लोन कम्स. Which of the following places is unlikely to be affected by cyclones? तो कौन सी ऐसी प्लेस है जो साइक्लोन्स जहाँ आने के चांसेस बहुत कम है? तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कोस्टल रीजन्स में ही साइक्लोन ज़्यादातर आते हैं, बिकॉज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड अबव द सी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कोस्टल रीजन्स. तो चेन्नई, मैंगलोर, पुरी, ये सब कोस्टल लाइन पे ही लाई करते हैं, बट अमृतसर जो है वो नहीं, वो नॉर्थ साइड में लाई करता है. दैट इज वाई दिस इज अ प्लेस विच इज लीस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट? तो इन विंटर्स द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन. इन विंटर्स द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन. ये तो बिल्कुल सही बात है. समर्स में क्या होता है, विंड फ्लो करती है फ्रॉम द ओशन टू द लैंड. So this is incorrect. A cyclone is formed by a very high pressure system. No, it is formed by a low pressure center. The coastline of India is not vulnerable to cyclones. No, it is vulnerable to cyclones. तो अगर हम बात करें ये सारी statements incorrect है, तो correct statement कौन सी हुई हमारी first वाली, that in winters the flow of winds is from land to the ocean. तो I hope आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हों और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे.
एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। अब वहाँ क्या होगा, आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे नोट्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।